Good morning, everyone. In last class, we discussed about authority, responsibility, and accountability. Means we discussed about element of delegation. First, we discussed what is delegation, what is major features in the delegation, what is the element of delegation, element meaning, and फीचर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन. ये सारी चीजें अपन लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी. अब अपन बात करें नेक्स्ट, मतलब जो पहले पढ़ा है उसी को और एडवांस में पढ़ने के लिए, जो अपन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसी को और एडवांस में पढ़ने के लिए अपन क्या कर रहे हैं कि उसके आगे की प्रोसेस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं. यहाँ एक टेबल के फॉर्मेट में अपन लोगों ने ये चीज़ बनाई है और इसको एक टेबल के फॉर्मेट में ही अपन लोग क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये आप लोगों को तैयार करना है, जिसके अंदर क्या है आप लोगों को अलग अलग डिफरेंस दिया हुआ है बुक के अंदर. बुक के अंदर आप लोगों को डिफरेंस दिया हुआ है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी के अंदर, और एक कंबाइंड दिया है. तो मैं कंबाइंड एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी जो लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को एक्सप्लेन किया था वो मैंने जो डिफरेंस के वे में ही उसको एक्सप्लेन किया था, तीनों को एक साथ में लेकर एक्सप्लेन किया था ताकि कंपैरिजन साथ साथ में होता रहे. अब इस प्रोसेस के अंदर अपन बात करते हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन. किसकी बात करें? एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन. इन एलिमेंट्स वी इंक्लूड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. इन तीनों पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या क्या डिफरेंस जो अपन ने पढ़ा था. हालांकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ही ये पॉइंट भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन टॉपिक दिया हुआ बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि सर वो चीज़ नहीं बताई, इसलिए बताना जरूरी होता है, इसलिए बता देता हूँ. नंबर 1, मीनिंग. इन मीनिंग अथॉरिटी का सिंपल वर्ड में अपन बात करें, अथॉरिटी अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन. नंबर 1 इज अथॉरिटी, इट मीन्स पावर टू टेक डिसीजन. नंबर टू इज अकाउंट. अथॉरिटी के बाद में दिया हुआ आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी. इन रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द टास्क. और नंबर 3 अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबल फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ द जॉब. मीन्स जो वर्क है उसको कंप्लीट करने के लिए हु इज आंसरेबल फॉर द वर्क कंप्लीशमेंट. इन तीनों का जनरल मीनिंग लिया है. नंबर 1 मीनिंग में ध्यान रखिएगा, ये इतना डीपली इतना अच्छे से इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि जो इस चैप्टर के अंदर मेजर पॉइंट बनता था वो बनता था जो इसके टाइप्स थे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के, फॉर्मल और इनफॉर्मल. आपको मैंने फंक्शनल और जो डिविजनल बताया था. अब इसमें से फॉर्मल इनफॉर्मल को रिमूव कर दिया तो मेजर जो फोर्स आया वो किस पे आ गया? डेलीगेशन पे आ गया. मतलब मेरा मानना है, मैं ये 100% श्योर नहीं क्योंकि ये तो पेपर बनाने वाले पे डिपेंड करेगा, लेकिन जहाँ तक मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है क्वेश्चन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से जरूर बन के आएगा. अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आप लोगों को कंफ्यूज करेगी यदि इस पॉइंट को अच्छे से नहीं समझोगे आप लोग, तो ध्यान दीजिएगा. मीनिंग बताया, फिर रिपीट कर रहा हूँ. सबसे पहले अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन. अकाउंटेबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्सिबल या आंसरेबल फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ द जॉब. एंड नंबर 3 दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द टास्क, दैट इज मीनिंग. सेकंड, डेलीगेशन. अब मैंने डेलीगेशन में आपको बताया था कि कौन सा पोर्शन है जिसको अपन डेलीगेट कर सकते हैं. डेलीगेशन की बात कर रहे हैं, मीनिंग की अपन बात ऑलरेडी कर चुके हैं. तो देखो, अथॉरिटी डेलीगेट हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% डेलीगेट नहीं होती, कुछ पोर्शन डेलीगेट कर सकते हैं, कुछ अपन को रखना पड़ेगा. और अकाउंटेबिलिटी 100% ही नहीं होती, 0% या 1% भी अपन अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं कर सकते. डेलीगेशन का मतलब पासिंग 1% टू अदर पर्सन. इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं कि अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं होती है. अकाउंटेबिलिटी तो होती है, लेकिन जिस पर्सन की होती है वो दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता. इसका मतलब ये है. तो देखिएगा, मैंने बताया डेलीगेशन कैन बी डेलीगेटेड, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड. मतलब अथॉरिटी को अपन क्या कर सकते हैं? डेलीगेट. एक पर्सन अपने डिसीजन दूसरे को दे सकता है. इट्स डिपेंड ऑन द पर्सन कि वो किसको ये सेलेक्ट कर रहा है और किसको डिसीजन पावर कैपेसिटी दे रहा है. ये दी जा सकती है. 100% अथॉरिटी भी दी जा सकती है. देखिए, आप लोगों ने बहुत सारी मूवी वगैरह भी देखी होगी या कुछ एक पर्सन देखा होगा कि जब कोई एक पर्सन अपनी पोस्ट पे वर्क करने के लिए कैपेबल नहीं होता या फिजिकल सिकनेस की वजह से वो अपने पावर डिसीजन कैपेसिटी किसी दूसरे पर्सन को असाइन करके जाता है, तो वो जो असाइन करके जाता है
अपनी अंदर जो ये कहता है कि एक एग्रीमेंट साइन करता है कि जब तक इस ड्यूरेशन में ये उसके लिए अथॉरिटी लेगा, डिसीजन लेगा। देखो प्रधानमंत्री है, सॉरी अपन बात करते हैं मुख्यमंत्री है, उसके बाद उप मुख्यमंत्री बने, ठीक है। अपन बात करते हैं जहाँ पर भी आयुक्त होते हैं, उच्चायुक्त होते हैं, हर एक लेवल पे सेकंड पोर्शन इस तरीके से रखा जाता है ताकि वो डिसीजन ले। ये तो अपनी बात की राजनीति के अंदर, उसके अंदर बात नहीं करें, कंपनी के अंदर बात करें। कंपनी के अंदर प्रिंसिपल है, सॉरी स्कूल के अंदर प्रिंसिपल है और वाइस प्रिंसिपल है, मैनेजर है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उसके बाद में वो अपने सब में किसी दूसरे पर्सन को रखेगा। हो सकता है कि वो किसी टूर वगैरह की वजह से आउट ऑफ इंडिया जा रहा है या कहीं दूसरी जगह जा रहा है, तो वो अपने सारे पावर उस पर्सन को असाइन करके जा सकता है। मतलब 100% कैन बी डेलीगेटेड, इट्स डिपेंड ऑन द पर्सन हु हैव द अथॉरिटी। जिसके पास में अथॉरिटी है वो कितनी डेलीगेट करेगा, ये डिपेंड करेगा। सेकंड किस पे डिपेंड करेगा, कल बताया था, मतलब लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों ने देखा था, उसके अंदर क्या बताया था, लास्ट जो क्लास हुई थी बिजनेस स्टडी, उसके अंदर मैंने बताया था कि इट्स डिपेंड ऑन द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इफ द रूल एंड रेगुलेशन provide to distribute 100% authority, that it can be possible, it can be distributed by superior to subordinate। यदि ऑर्गेनाइजेशन ऐसी अथॉरिटी प्रोवाइड करने के लिए फ्री ही नहीं करता तो फिर नहीं की जा सकती। मैं अपने पावर आप लोगों को दे सकता हूँ 100%, लेकिन मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन ये सिस्टम सपोर्ट करेगा, ऐसा मेरे पास में पावर होगा तो ही तो दे पाऊंगा ना। लेकिन यहाँ पर किए जा सकती है, इसका मतलब क्या है, पर्सन कर सकता है। यदि ऑर्गेनाइजेशन बाउंड कर रही है तो वो बात अलग है। ओके, कैन नॉट बी फुल्ली डेलीगेटेड, इसका मतलब क्या हुआ कि एक पर्सन है, उस पर्सन को वर्क लोड, देखो डेलीगेशन का प्रोसेस क्यों आया था, डेलीगेशन का प्रोसेस क्या आया था, मैंने बताया था कि मैनेजर उसके पास में क्या वर्क ज़्यादा होता है, वर्क ज़्यादा होता है तो वो क्या करता है, अलग अलग वर्क के पोर्शन होते हैं। ये मान लो इसके पास में इतने सारे वर्क है, ये वर्क अलग अलग पर्सन को दे देगा, ए को, बी को, सी को। तो ये जो कर रहा है इसी का डिवीजन ऑफ वर्क। मैनेजर ने एक पर्टिकुलर वर्क एक पर्सन को दिया, उसे अपन ने कहा डेलीगेशन। दोनों अलग अलग चीज है, डिवीजन में तो सब में बांट देना, डिवीजन 1 to next 1, ये क्या हुआ, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब ये क्यों कर रहा है ऐसा, ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इसका वर्कलोड कुछ लेवल पे एम्प्लॉय के पास में चला जाए, इसलिए इसने क्या किया, ऐसा किया। ऐसा करने से बेनिफिट क्या हुआ, इसके पास में जो वर्क था उसका वर्कलोड मैनेजर का कम हुआ, और एम्प्लॉय है ए, उसका मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा, उसकी स्किल डेवलप होगी, ओवरऑल ए को भी बेनिफिट होगा। तो ये बात अपन नहीं हुई। लेकिन ये क्या करता है, 100% ट्रांसफर नहीं करता है, उसके लास्ट जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या अकाउंटेबिलिटी बनती है उसके अकॉर्डिंग उसको चेक करना, बार बार में देखना कि क्या वर्क कितना हुआ, इसकी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, हर चीज़ देखना। ये सारी चीज़ें क्या होती है, इसे अपन कहेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, बट इट इज़ नॉट ट्रांसफर, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इट इज़ नॉट ट्रांसफर 100% ट्रांसफर नहीं करते, कैन नॉट बी फुल्ली डेलीगेटेड, पूरी पूरी डेलीगेट नहीं कर सकते। अकाउंटेबिलिटी तो डेलीगेट होती ही नहीं है, अकाउंटेबिलिटी तो उसी पर्सन की रहेगी। ये पूरा वर्क एम जो मैनेजर है उसके अंडर में था, और मेन जो पर्सन है, मान लेता हूं जो डायरेक्टर है, यदि वो आंसरेबल पूछेगा तो उसको आंसर कौन देगा, उसको मैनेजर देगा। वो ABCD से बुला के बात नहीं करेगा। मतलब हु इज द आंसरेबल फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ द वर्क, एम, मीन्स एम क्या होगा, उसके लिए अकाउंटेबल है, एम आंसरेबल है। इसका मतलब एम क्या है, अपनी अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर नहीं कर सकता कि अब आपको ही आंसर देना पड़ेगा डायरेक्टर सर को, ये नहीं कर सकता। तो ये बात हुई, अपन ने डेलीगेशन की बात की, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेलीगेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, दोनों की कर ली, कैन नॉट बी डेलीगेटेड। नेक्स्ट बात करें ओरिजिन। यदि अपन बात करते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, इनका मेन ओरिजिन, सोर्स ऑफ पावर कहाँ है। यदि सोर्स ऑफ पावर की बात करते हैं, एट द टाइम ऑफ अथॉरिटी द सोर्स पावर इज द पोजीशन पोस्ट। पोजीशन ऑफ पोस्ट का मतलब स्कूल के सर्वा चेयरमैन सर है, वो डिसाइड करते हैं कि कितनी % पावर या क्या क्या पावर अपन लोगों को प्रिंसिपल को देनी चाहिए। हो सकता है कि वो एकेडमिक डिपार्टमेंट की सारी पावर उन्हीं को, और होती भी यही है,
होता भी यही है कि एकेडमिक पावर है वो 100% किसके पास में होता है, प्रिंसिपल के पास में डिपेंड। लेकिन पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसके थ्रू से निकलता है, चेयरमैन सर। प्रिंसिपल सर की बात करते हैं, चलो प्रिंसिपल सर है, अब वो एकेडमिक वर्क के अंदर वर्क डिवाइड करते हैं। वर्क डिवाइड के अंदर मान लीजिएगा कि असेंबली जो मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैगजीन स्कूल की निकलती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिबेट एंड कल्चरल प्रोग्राम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद अपन बात करते हैं एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद में रिजल्ट, स्कूल का एकेडमिक रिजल्ट सबसे मायने रखता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन सब को अलग अलग वे में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कॉमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी HOD ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स की HOD ऑफ आर्ट्स, इस तरीके से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया। जब वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उस टाइम पर कुछ लेवल पे वो उनको पावर भी देते हैं। जैसे कोऑर्डिनेटर को पावर मिला कि शेड्यूल और क्लास अरेंजमेंट आपको देखना है, अब कौन सी क्लास में किस टीचर को भेजना वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। मान लीजिएगा किसी क्लास के अकॉर्डिंग एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसका सिलेबस 30% हुआ है और एक सिलेबस सब्जेक्ट ऐसा जिसका 90% ऑलमोस्ट हो चुका है। अब उनको लग रहा है कि 30% के जो टीचर का कंप्लीट हुआ है उनको कुछ पीरियड और मिलनी चाहिए, तो वो क्या करते हैं कि उनको जिनका 90 हो गया उनके जो टाइम शेड्यूल है उनके पीरियड में से कुछ कम करके उनको दे सकते हैं। अब ये पावर किसके पास में था, कोऑर्डिनेटर के पास में। तो मतलब कितना पावर दिया, इट्स डिपेंड ऑन द पोजीशन। अब पोजीशन किसकी थी, प्रिंसिपल सर की, तो हाई पावर। यदि अपन बात करते हैं कोऑर्डिनेटर की तो उनके कंपेरिजन में कम, और चेयरमैन सर की बात करते हैं तो होल एंड सोल पावर उन्हीं के पास में होती है। तो ये चीज़ है, मीन्स अथॉरिटी ओरिजिन इज अराइज फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन ऑफ द ग्रुप। फॉर्मल पोजीशन का मतलब फॉर्मल रिलेशनशिप, मैंने आपको बताया था फॉर्मल रिलेशनशिप क्या होती है लास्ट वीडियो के अंदर। जहाँ फॉर्मल रिलेशनशिप होती है वहीं पोजीशन होती है, जहाँ फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है वहाँ इनफॉर्मल रिलेशनशिप या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहाँ पोजीशन ही नहीं होती। यदि मैं आपके फ्रेंड्स में से किसी एक को बुला के मॉनिटर बना दूं तो ये मतलब फॉर्मल रिलेशनशिप हो गई। अब वो मॉनिटर है, मेरी एब्सेंट में वो क्लास को देखेगा, वहाँ फॉर्मल रिलेशनशिप है। आप फ्रेंड्स गार्डन में बैठ के डिस्कशन कर रहे हो, वहाँ कोई पोजीशन नहीं है, आप नहीं कह सकते कौन सुपीरियर कौन सबऑर्डिनेट, सब इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि फॉर्मल पोजीशन पे पावर डिपेंड करता है, जिसकी हाई पावर होता है उसकी हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये डिपेंड करता है होगी। अराइज फ्रॉम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जैसी जितने लेवल की अथॉरिटी मिलती है उसी लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। कल जो लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा था उस वीडियो में आप लोगों ने ये चीज़ भी मैंने बताई थी कि जैसे जैसे पर्सन को अथॉरिटी अलॉट होती है वैसे वैसे ही उसी प्रोपोर्शन में अपन क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉट करते हैं। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉट कर दे विदाउट एनी अथॉरिटी तो वर्क कंप्लीट हो ही नहीं सकता। आपको मैंने कह दिया कि 100 यूनिट सेल करनी है, अब यूनिट सेल करने के लिए मैंने कह दिया आपको मार्केट ए में जाना है, आप ए मार्केट में गए, कस्टमर आपको वहाँ डिस्काउंट देने के लिए कह रहे हैं लेकिन आपके पास में अथॉरिटी नहीं है, क्या प्रोडक्ट सेल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आपको मैंने प्राइस में थोड़ा चेंज करने के लिए मार्केट आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने की पावर दी, आप मार्केट सेलेक्ट करो जहाँ आपके नॉन परसेंट ज़्यादा है, जहाँ आपका मार्केट कवरेंस अच्छा है वहाँ जाकर सेल करो। तो इसका मतलब आपको कुछ अथॉरिटी दूंगा तो वर्क कंप्लीट होगा। तो इट्स डिपेंड मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपेंड ऑन द अथॉरिटी। यदि अपने पास में कोई अथॉरिटी नहीं है तो फिर अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डिपेंड कर सकते हैं? अराइज फ्रॉम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट है अराइज फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी? अकाउंटेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द responsibility. If a person have that 100% responsibility means who have 100% responsibility, he or she is accountable for also that particular work. यदि आपके घर के अंदर बात करते हैं, आपके घर के अंदर यदि डिसीजन पावर जिसके पास में होता है वही उस कार्य के लिए उस वर्क के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो वर्क कैसे करना है। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जवाबदेही भी उसी की होती है, वही आंसरेबल होता है कि ये काम कैसे नहीं हुआ। आपके घर वालों ने आपको कहा कि ये चीनी वगैरह लेकर आनी है, पैसे दे दिए, पावर दे दिया, पैसे पावर ही आजकल और क्या है। तो इसमें मतलब पावर दे दी, मनी दी आपको और उसके साथ में आपको वर्क दे दिया। पहले पावर मनी, उसके बाद वर्क असाइन किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप नहीं ले परचेज करके लेकर आए तो आप रिस्पॉन्सिबल हो। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों कंप्लीट नहीं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली तो अकाउंटेबिलिटी तो बनी नहीं सकती। आप कहोगे मुझे तो कहा ही नहीं था किसी ने चीनी लाने के लिए, मैं क्यों लेकर आऊँगा,
मुझे कहते तो मैं ले आता। मतलब अकाउंटेबिलिटी इज डिपेंड ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज प्रोवाइडेड टू ए पर्टिकुलर पर्सन, देन ही और सी इज आंसरेबल फॉर पर्टिकुलर वर्क, पर्टिकुलर ड्यूटी और पर्टिकुलर जॉब। यदि इसकी बात करें तो ये किस पे डिपेंड की, पोजीशन, जॉब पोजीशन पे। इसकी बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिपेंड ऑन द अथॉरिटी, और अथॉरिटी इज डिपेंड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी। यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो अकाउंटेबिलिटी होगी, और यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है तो अकाउंटेबिलिटी हो ही नहीं सकती। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं, नेक्स्ट है फ्लो ऑफ डायरेक्शन। फ्लो ऑफ डायरेक्शन की बात करते हैं तो अथॉरिटी, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि अथॉरिटी का मूवमेंट कैसे होता है। अथॉरिटी क्या होती है, डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि अथॉरिटी डाउनवर्ड वे में मूव करती है। एक पर्सन, मैंने क्लास का स्कूल का एग्जांपल दिया था, चेयरमैन सर है, वो हाई पावर रखते हैं। अब वो देंगे पावर किसको, प्रिंसिपल सर को। प्रिंसिपल सर किसको देंगे, कोऑर्डिनेटर को। कोऑर्डिनेटर किसको देंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को। हेड ऑफ डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा क्लास टीचर और टीचर्स को। क्लास टीचर या टीचर डिसाइड करेगा कि कौन मॉनिटर होगा। समझ में आएगा कि नहीं है। अपवर्ड टू डाउनवर्ड किसकी बात हो रही है, अथॉरिटी की। अथॉरिटी अपवर्ड से डाउनवर्ड मूव कर रही है, ऊपर से नीचे आ रही है। और अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डाउनवर्ड टू अपवर्ड। डाउनवर्ड टू अपवर्ड का मतलब, मैंने, प्रिंसिपल सर ने मुझे कहा कि आपको ये काम करना है, मैंने आपको कह दिया कि आपको ये काम करना है। इसका मतलब क्या हुआ, अथॉरिटी आई। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो अथॉरिटी थी जब वर्क असाइन हुआ, ये तो ड्यूटी असाइन है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ काम कैसे नहीं हुआ, आपने रीजन बताया, मैं रीजन बता रहा हूँ प्रिंसिपल सर को, प्रिंसिपल सर रीजन बताएंगे चेयरमैन सर को। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी गई है। समझ में आएगी नहीं है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हुम, मीन्स सबऑर्डिनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपीरियर। सुपीरियर पर्सन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, सबऑर्डिनेट। सेम ऐसे ही अराइज फ्रॉम, इसके अंदर फ्लो में बात करें अपवर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। अकाउंटेबिलिटी कौन, सबऑर्डिनेट है। जो जूनियर पर्सन है वो अपने सीनियर को बताएगा कि क्या प्रॉब्लम रहेगी, क्यों वर्क कंप्लीट नहीं हुआ। आंसरेबिलिटी किसकी बनेगी, सबऑर्डिनेट की। किसको बताने के लिए, सुपीरियर को। रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आंसरेबिलिटी किसकी बनेगी, सबऑर्डिनेट की, सुपीरियर। बट अथॉरिटी अपवर्ड टू डाउनवर्ड, बाकी डाउनवर्ड टू अपवर्ड। ये मेजर पॉइंट था। ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कुछ बताया था, लेकिन प्रोसेस में दिया हुआ तो आपको बताना जरूरी था, याद भी हो गया, अच्छी चीज है। अब बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। व्हाट इज द मेजर इंपोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। नंबर 1, इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट वाई, बिकॉज मैनेजर डिस्ट्रीब्यूट द वर्क बिटवीन द सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट में वर्क डिस्ट्रीब्यूट करता है। मैनेजर का वर्क जैसे सबऑर्डिनेट को डिस्ट्रीब्यूट किया, उसका 90% 80% वर्क कम हो गया। वर्क वो करेंगे, नो डाउट मुझे चेक करना है उस वर्क को कितना हुआ कितना नहीं हुआ, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी वो उनको बतानी है, गाइड करना है, सब कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ट्रांसफर नहीं की। मैंने क्या कहा, 90% और 80% कहा, 100% तो नहीं कहा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजर उस वर्क को जो, क्योंकि वर्क तो सारे मैनेजर को मिलेंगे तो मैनेजर सारे वर्क करने लग जाएगा, फिर जूनियर स्टाफ की रिक्वायरमेंट ही कहा है, मैनेजर नहीं कर सकता 100% वर्क, इसलिए उनको डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा, डेलीगेशन करना ही पड़ेगा। अब जैसे ही उन्होंने डेलीगेशन किया, करते ही मैनेजर थोड़ा वर्कलोड से फ्री हुआ, वो अपना माइंड दूसरे इफेक्टिव वर्क में लगा सकता है। इसका मतलब प्रॉपर इफेक्टिव मैनेजमेंट होना पॉसिबल है यदि डेलीगेशन होगा तो इफेक्टिव मैनेजमेंट की बात यहाँ पे हुई। नंबर 2 है एम्प्लॉइज डेवलपमेंट। एम्प्लॉय डेवलपमेंट का मतलब कैसे हुआ, जब एम्प्लॉय को अपन वर्क असाइन करेंगे, जब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी तो वो वर्क करेगा, तो वो वर्क समझेगा कैसे करना है, ऑटोमेटिक ही डेवलपमेंट होगा। आपने कभी भी बैंक की तरफ मूवमेंट नहीं किया, बैंक में जाकर ही नहीं देखा बैंक क्या है, अपना अकाउंट ओपन है, साइन किया, घर पे आ गया, अकाउंट ओपन हो गया, पासबुक मिल गई, एटीएम यूज कर रहे हो। जिस दिन बैंक के अंदर जाओगे, घर वालों ने कह दिया बेटा ये अकाउंट ओपन करवाना है, आप गए, सीख कराओगे, स्किल डेवलप होगी। मतलब एम्प्लॉय का डेवलपमेंट कब होगा, जब वो उस फील्ड के अंदर जाएगा, मार्केट में वर्क करेगा। तो मतलब जब सुपीरियर पर्सन सबऑर्डिनेट को वर्क असाइन करेगा तो सबऑर्डिनेट भी क्या करेगा, उसका ऑटोमेटिक ही डेवलपमेंट होगा, स्किल इंप्रूव होगी, ठीक है, अथॉरिटी मिलेगी, डिसीजन कैपेसिटी इंप्रूव होगी, कैसे डिसीजन लेना है, क्योंकि वर्क ही वर्क को सिखाता है कि कैसे कंप्लीट करना है। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलेगा कि इस वर्क को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली है, तो इन सारे स्टाफ के अंदर मैं रिस्पॉन्सिबल पर्सन ज्यादा लगा हूं, सीनियर मोस्ट पर्सन को।
या मुझ में वो गट्स है कि मैं यही वर्क कर सकता हूं, इसका मतलब ये चीज होगी, मोटिवेट करेगा उसको एम्प्लॉय को। फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, ऑटोमेटिकली क्या होगी, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रो होगी। एम्प्लॉय का डेवलपमेंट मतलब होल ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इज डिपेंड ऑन द एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। इफ द एम्प्लॉय इज डेवलप देन ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली विल बी डेवलप्ड। नेक्स्ट वन इज basis of management hierarchy, means the total system is depend on the hierarchy system. What is the hierarchy system? Hierarchy system is 1 2 3 4 person, like first one is chairman, next principal, next coordinator, next HODs, next class teacher and teacher monitor। ये जो मैंने बनाया है इसे बोलते हैं hierarchy system। तो ये सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप पर तभी तो डेलीगेशन हो सकता है। कौन किसको काम देगा, मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, इट्स डिपेंड ऑन द हियरार्की सिस्टम एंड डेलीगेशन से हियरार्की सिस्टम क्रिएट होगा। बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज एंड डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन होगा। एक पर्सन दूसरे पर्सन के ऊपर कंप्लीटली क्या करेगा, फेथ करेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करके वर्क करेगा। रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर, मैंने बताया था सारा वर्क यदि यही करेंगे तो फिर बाकी का वर्क कौन करेगा, तो इसका मतलब क्या है, इनका वर्कलोड ऑटोमेटिक रिड्यूस होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे अपने पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करेंगे वैसे वैसे वर्कलोड धीरे धीरे कम होगा और धीरे धीरे आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। आज इस वीडियो के अंदर जो मेन पोर्शन आपको बताना था वो एक तो था आप लोगों का एलिमेंट्स, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, नंबर 2 इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन कंप्लीट हुआ। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।